नमस्कार, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र। इस वक्त संग्राम छिड़ा हुआ है महाराष्ट्र में और ये सियासी भूचाल ठाकरे की कुर्सी ले भी सकता है और देवेंद्र फडणवीस को फिर से मौका दे सकता है। दरअसल शिवसेना के वरिष्ठ नेता और मंत्री एकनाथ शिंदे ठाकरे की नाक के नीचे से 35 विधायकों को लेकर गुजरात के सूरत पहुंच गए हैं। इसमें शिवसेना के 34 और एक निर्दलीय विधायक महाराष्ट्र अघाड़ी से है। एकनाथ शिंदे कई वजहों से ठाकरे से नाराज हैं, लेकिन उन्हें मनाने की शुरुआती कोशिशों के बाद अब यह तय लग रहा है कि शिवसेना और शिंदे के रास्ते अलग हैं। उद्धव ठाकरे ने शिंदे को विधायक दल के नेता के पद से बर्खास्त कर दिया। उन्होंने अजय चौधरी को अब विधायक दल का नया नेता बना दिया है। कुछ आंकड़े आपको हम अब दिखाने जा रहे हैं, जिससे आपको अंदाजा होगा कि आखिर इस वक्त आंकड़ों के खेल में कहां पिछड़ती दिख रही है शिवसेना और महाविकास आघाड़ी और कैसे बीजेपी एक बार फिर सत्ता के करीब पहुंच सकती है। ये 35 विधायक जो इस वक्त सूरत में हैं, ये उद्धव ठाकरे को उनकी कुर्सी से बेदखल करने की पूरी ताकत रखते हैं। इसीलिए उद्धव ठाकरे भी अपनी पूरी ताकत आजमा रहे हैं। थोड़ी देर पहले उन्होंने अपने घर पर, अपने दफ्तर पर विधायकों की एक बैठक बुलाई शिवसेना की। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि शिवसेना के 55 विधायकों में से वहां केवल 20 विधायक ही पहुंचे। ये आंकड़े आपके सामने अब स्क्रीन पर आ चुके हैं। 145 नंबर चाहिए और ठाकरे के साथ इस वक्त 134 दिखाई देते हैं, और जबकि फडणवीस के साथ 153। अगर एकनाथ शिंदे खुलकर उनके साथ हाथ मिला लेते हैं तो बहुमत से इस वक्त काफी आगे दिखाई देती है एकनाथ शिंदे और भाजपा की जोड़ी अगर बन जाए। और अगर एकनाथ शिंदे को मनाने में नाकाम हो जाते हैं शिवसेना और उद्धव ठाकरे, तो वो 134 पर आकर ठहर सकती है, यानी बहुमत से 11 कम रह सकती है महाविकास आघाड़ी की सरकार की का आंकड़ा देख लीजिए। 145 बहुमत है ठाकरे के साथ फिलहाल 134, और फडणवीस के पास 153 विधायकों का साथ जो है मालूम पड़ता है। हालांकि आधिकारिक तौर पर आपको बता दें, भाजपा अभी भी ये कह रही है कि उसका इस खेल से कोई लेना देना नहीं है। ये जो लड़ाई है ये शिवसेना की अंदरूनी लड़ाई है। एकनाथ शिंदे की बहुत सी वजहों से नाराजगी थी उद्धव ठाकरे की सरकार से, और खासा वो एनसीपी की दखल से बहुत नाराज बताए जा रहे थे, और ये सब उसकी वजह से ही है। कैसे ठाकरे की सरकार गिर सकती है और कैसे उनका आंकड़ा 134 पर आ गया, जो 160 के ऊपर हुआ करता था, वो पूरा गणित आपके सामने है। शिवसेना के इस वक्त 55 अपने विधायक हैं, जीतकर 56 आए थे। एक विधायक की उनकी मृत्यु हो गई थी, और उसमें से आप 35 विधायक हटा दीजिए तो 21 विधायक शिवसेना के पास रह जाते हैं। एनसीपी के अपने 54, कांग्रेस के 44, एसपी के 2, एआईएमआईएम के 2, सीपीएम के 1, एसडब्ल्यूपी का 1 और अन्य निर्दलीय 9, कुल मिलाकर 134। इतना बड़ा डेंट, 34 विधायकों का नुकसान शिवसेना झेलेगी, ये कभी उद्धव ठाकरे ने ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा। कल रात तक, यानी सोचिए कल तक भी एकनाथ शिंदे जो है विधान परिषद के चुनाव में पूरी तरीके से एक्टिव दिखाई दिए थे शिवसेना के पक्ष में। जो जीते उनकी बधाई के ट्वीट भी कर रहे थे, और उसके बाद अचानक रातों रात वो सूरत पहुंच जाते हैं और अकेले नहीं, अपने साथ 34 और लोगों को ले जाने में कामयाब हो गए। इतनी बड़ी नाकामी ठाकरे सरकार की, उनके सर्विलांस की, कि आप सोचिए उन्हें इस बात का अंदाजा ही नहीं हुआ कि उनके साथी जो हैं कितनी तेजी से उनसे बिछड़ गए। और एक नजर आप दूसरी टैली पर भी डाल लीजिए, जो कि बीजेपी की टैली जो आपको नजर आएगी। बीजेपी के अपने 106 इंटैक्ट हैं, और उसके साथ होटल में जो बागी सूरत में बैठे हैं 35, वो जोड़ लीजिए। इसके अलावा आरएसपी 1, बीवीए के 3, बीवीए पहले दूसरे खेमे में होता था, ये राज्यसभा चुनाव के वक्त इधर आ गए, तो माना जा रहा है कि अब ये बीजेपी के साथ हैं। ऐसी जेएसएस का 1, एमएनएस का 1, रवि राणा, नवनीत राणा के पति, वो विधायक है निर्दलीय, वो इसमें जोड़ दीजिए, और 4 और 5 निर्दलीय जोड़ लीजिए, तो एक कुल आंकड़ा 145 से ऊपर 153 पहुंच जाता है। अब सवाल यह है कि क्या उद्धव ठाकरे कुछ लोगों को मनाने में नाकाम हो पाएंगे, कामयाब हो पाएंगे, क्योंकि उनके जो इस वक्त सबसे ज्यादा खासम खास सिपह सलार हैं संजय राउत, और वो थोड़ी देर में हमारे साथ भी जुड़ सकते हैं। उनका लगातार ये कहना है कि बहुत सारे विधायकों को डरा धमकाकर बीजेपी अपने साथ सूरत ले गई है, और बहुत सारे ऐसे विधायक जो वहां होटल में बैठे हैं वो हमसे लगातार संपर्क कर रहे हैं। बहुत से लोगों ने कहा है कि हमें जबरदस्ती यहां लाया गया है। वो तो यहां तक आरोप लगा रहे हैं कि एक विधायक को मारा पीटा गया है, और उनकी पत्नी ने उस विधायक के जो इस वक्त सूरत में हैं उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट पुलिस में दर्ज करा दी। तो ये सारा खेल इस वक्त दोनों तरफ से जारी है। बीजेपी पूरी तरीके से खामोश है। बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो सिर्फ इतना ही कह रहे हैं कि हमने हालात पर नजर रखी हुई है, लेकिन इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। हम नहीं जानते कि अगला कदम क्या होगा एकनाथ शिंदे का। बीजेपी ये भी कह रही है कि एकनाथ शिंदे ने ना तो हमें कोई ऑफर दिया
किया है, ना हमने एकनाथ शिंदे को कोई प्रस्ताव भेजा है। तो वो इस पूरे मामले में फिलहाल खुलकर कुछ नहीं कह रही, लेकिन आप साफ अंदाजा लगा सकते हैं कि ये सारे के सारे विधायक किस राज्य में गए, सूरत में गए, गुजरात में गए, और माना जा रहा है सीआर पाटिल जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं भाजपा गुजरात के, वो इस पूरे मामले को देख रहे हैं। जिस होटल ले मेरिडियन में सूरत में इन विधायकों को रखा गया है, वो समझ लीजिए कि किला बन गया है। वहां इतनी पुलिस है और वहां अंदर दाखिल होना लगभग नामुमकिन हो गया है किसी भी राजनीतिक व्यक्ति का। और अपनी सरकार बचाने के लिए उद्धव ठाकरे ने अपने दो नेताओं को दूत बनाकर हालांकि सूरत जरूर भेजा था। इनके नाम मिलिंद नार्वेकर और रवि फाटक हैं, और ये दोनों नेता सूरत पहुंच चुके हैं और दोनों नेता एकनाथ शिंदे के करीबी भी माने जाते हैं। लेकिन इन दोनों को ली मेरिडियन होटल के गेट पर पहले रोक दिया गया और फिर 10-15 मिनट के बाद इनको अंदर जाने दिया गया। खबर यह है कि दोनों होटल के अंदर मौजूद हैं। आपको बहुत और जगहों से ये खबर दी जा रही होगी कि इनकी बहुत मिनटों की मुलाकात हो चुकी है, एकनाथ शिंदे से मिल रहे हैं ये, या बाकी विधायकों से इनकी मुलाकात हो रही है, ये मनाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे सूत्र अभी इसकी पुष्टि नहीं कर रहे हैं। हमें अभी तक यही जानकारी है कि ये होटल के अंदर तो दाखिल हो पाए, लेकिन इनकी मुलाकात एकनाथ शिंदे या किसी और विधायक से फिलहाल नहीं हुई है। इसकी कोई पुष्टि अभी तक नहीं है कि ये मिल पाए हैं। और इसी ली मेरिडियन होटल के अंदर, जहां की तस्वीरें आप देख रहे थे अभी, एकनाथ शिंदे 34 विधायकों के साथ मौजूद हैं। वहीं पर बीजेपी के विधायक और देवेंद्र फडणवीस के बहुत करीबी संजय कुटे, वो भी वहां पर पहुंच गए और उनकी गाड़ी बिना किसी रोक टोक के होटल के अंदर चली गई। यह अपने आप में बहुत बड़ा संकेत है कि शिवसेना के दूतों को पहले रोका गया, 10-15 मिनट के बाद भेजा गया, लेकिन जो बीजेपी के विधायक थे वो महाराष्ट्र से वो तुरंत अंदर चले गए। और इसके बाद कयास लगाए जाने लगे कि एकनाथ शिंदे के साथ बीजेपी बहुत बड़ा उलटफेर कर सकती है महाराष्ट्र के अंदर। हालांकि बीजेपी आधिकारिक तौर पर यही कह रही है कि ना हमने एकनाथ शिंदे को कोई ऑफर दिया, ना शिंदे ने हमसे संपर्क किया। बीजेपी ने कहा है कि शिवसेना की इस अंदरूनी लड़ाई से उसका कोई लेना देना नहीं है। तो ये तो था अभी तक का अपडेट। और आइए चलते हैं अब हमारे मेहमानों के पास। हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त किशोर तिवारी जी, शिवसेना से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। किशोर जी, आपका बहुत स्वागत है। बृजमोहन श्रीवास्तव जी एनसीपी से हमारे साथ जुड़े हैं। श्रीवास्तव जी, आपका बहुत स्वागत है। संजीव श्रीवास्तव साहब वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ है। संजीव जी, स्वागत आपका भी। और आपको बता दें कि कृपा शंकर सिंह बीजेपी की सीनियर लीडर, थोड़ी देर में वो हमें ज्वाइन कर सकते हैं, अभी चंद मिनटों के अंदर। मैं किशोर जी सीधे आपके पास आना चाहता हूं। बताया जा रहा है बहुत बड़ा संकट जो है वो इस वक्त आपके सामने खड़ा है और इस सरकार गिर भी सकती है। एकनाथ शिंदे ने मानने से या वापस लौटने से साफ इनकार कर दिया है, क्या कहना है आपका? किशोर जी, अरे किशोर जी तक हमारी आवाज अभी लगता है पहुंच नहीं रही है। बृजमोहन जी, सियासी संकट क्या सरकार पर भारी पड़ता दिखाई दे रहा है आपको भी? नहीं भाई साहब, मुझे बिल्कुल ये संकट दिख ही नहीं रहा और ये एक इंटरनल मैटर है, इसको सॉल्व कर लिया जाएगा। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि संख्या बल को, जैसा कि अभी मैं देख रहा था, आप जो आंकड़े बता रहे थे उसमें आपने 153 बीजेपी को बता दिए, 38 आपने वोट जोड़ दिए शिवसेना के। तो ये सारे परिकल्पनाएं हैं। परिकल्पनाएं करना तो कोई बुरी बात नहीं है, कर सकते हैं अपन इसको। परिकल्पनाओं को करने में तो क्या कुछ लगता ही नहीं है। लेकिन हकीकत ये है कि राष्ट्रवादी वहाँ पर महाविकास आघाड़ी सरकार को किसी भी प्रकार का कोई संकट नहीं है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सारे विधायक पूरी तौर से एकजुट हैं, एक साथ हैं। इसी प्रकार से जो हमारे दूसरे साथी हैं उन लोगों की भी समस्या का कोई इतना बड़ा मुद्दा नहीं है। जहाँ तक बात शिवसेना की है, तो शिवसेना के नेता आपस में बैठ के उस मुद्दे को सेटल आउट कर लेंगे। आदरणीय उद्धव ठाकरे का नेतृत्व शिवसेना ने स्वीकार किया है, सारे विधायक उनको मानते हैं और ये मामला भी मुझे पूरा विश्वास है कि हल हो जाएगा। कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। अच्छा, आपने कहा परिकल्पना। देखिए सर, इस वक्त पूरे मीडिया में ये खबर चल रही है। अब अगर हर मीडिया चैनल को, वेबसाइट को, अखबार को एक साथ कोई सपना आया हो तो मैं तो नहीं कह सकता, लेकिन हर आदमी के अपने सूत्र होते हैं। हमारा सूत्र तो ये कहते हैं कि वहां 35 लोग हैं उस होटल के अंदर, जिसमें शिवसेना के 34 हैं और एक निर्दलीय है। अभी हमारी खबर है, हम अपनी खबर पर कायम है। हम गलत साबित हुए तो अलग बात हो जाएगी। फिलहाल अभी तो ये, आप इस बात से तो इनकार नहीं करते ना, चाहे जितने भी शिवसेना के बहुत सारे विधायक इस वक्त बागी होकर सूरत में बैठे हैं, इससे तो इनकार नहीं करते आप?
देखिए, अभी मैं आदरणीय संजय राउत साहब को सुन रहा था। अभी आधे घंटे पहले उन्होंने एक चैनल को अपनी बात कही है, उसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से बोला कि मैं अभी हमारे साथ 34-35 विधायक यहाँ थे और 4 लोगों का हमारे पास टेलीफोन भी आया है, और जो कुछ लोग वहाँ गए हैं सूरत में, उनमें से भी कुछ लोगों के संपर्क में मैं हूँ, ये उन्होंने ऑन रिकॉर्ड बोला है। मैं सोचता हूँ संजय राउत साहब के इस बयान को हम भी गंभीरता से ले रहे हैं। जैसे आपने जो कहा, मैं चूंकि आदरणीय संजय राउत साहब को एक गंभीर राजनेता मानता हूं, तो उनकी बात को मैं भी गंभीरता से ले रहा हूं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी इसकी संभावना नहीं है और इसका हल ढूंढ लिया जाएगा, इसका भी मुझको पूरा विश्वास है। अच्छा, हमारे साथ विक्रम सिंह यादव जी शिवसेना से जुड़े हुए हैं। विक्रम जी, आपका बहुत स्वागत है। क्या खबर है सर, आपके मुताबिक कितना बड़ा ये संकट है? कितने लोग वहां सूरत में बैठे हैं? कितने विधायक आपके साथ हैं अपने 55 में से? देखिए सौरभ जी, मुझे नहीं लगता किसी प्रकार से कोई संकट है। जिस प्रकार से लोग दावा कर रहे हैं वो सब वैसा नहीं है। उनके संपर्क में 17-18 विधायक हैं, जिनसे हमारी 7-8 विधायकों से बात हो चुकी है। तो ऐसा कहीं से भी कोई खतरा नहीं लग रहा। जिनकी कोई नाराजगी है उनसे बातचीत हो रही है, और ये नाराजगी हर पार्टी में होती है, बीजेपी में भी हो रही है, दूसरे पार्टियों में भी होती है। तो इससे ये कतई इसका वो लगा लेना कि सरकार गिर रही है, सरकार को कोई खतरा है, इस चीज को मैं नहीं समझता। तो हमारी बात है हो रही है सबसे। विक्रम जी, नाराजगी क्या है एकनाथ शिंदे की? नहीं, नाराजगी तो देखिए उनसे मिलके पता चलेगा, और जिसकी जो भी नाराजगी है वो तो मिलने से पता चलेगा, नाराजगी को दूर किया जाएगा। जैसे पहले, क्योंकि आप ये देखिए कि ये कोई नई बात नहीं है, हर पार्टी में ऐसा चलता है, क्योंकि नाराजगी पार्टी के अंदर अंदरूनी चलती रहती है, उन पर बात की जाती है, सॉर्ट आउट भी हो जाती है सारे मसले। लेकिन इस चीज का इतना एक बखेड़ा सा जैसे ये उछाल रहे हैं कि भाई ये हो गया, इतने विधायक चले गए, वो सब मैं नहीं समझता है कि वो सच है। देखिए, अभी आपके 7 बजे आपके अपने साथी 17-18 कह रहे हैं, आप भी उतना ही कह रहे हैं कि इतने लोग गए हैं। अब लगभग 20 विधायक जिस पार्टी के 55 में से बागी होकर के दूसरे राज्य के होटल में बैठे हों, और आप कहें कि कोई संकट नहीं है, तो मुझे नहीं लगता फिर संकट क्या होता है, पता नहीं। लेकिन ये जो उन्होंने ट्वीट किया विक्रम जी, एकनाथ शिंदे ने, उससे बहुत कुछ इशारा मिला। उनको कोई बयान तो आया नहीं। उन्होंने इतना कहा, हमने बाला साहब ने हमको हिंदुत्व सिखाया था, हम पावर के लिए उस हिंदुत्व के साथ समझौता नहीं कर सकते, उसको हम धोखा नहीं दे सकते। अब ये बहुत कुछ कहता है उनका, मतलब इसका मतलब तो ये है कि आप जिस सरकार में बैठे हैं वो हिंदुत्व के खिलाफ चला रहे हैं, ऐसा उनको लगता है। तो सही नहीं, तो सही है ना, शिवसेना में रह के आप हिंदुत्व की सेवा करिए। आप जिस पार्टी में जा रहे हो, वो उन्होंने जब पीडीपी से समझौता किया था, तब ये उन चीजों को लेकर के अगर कोई ये सोचता है कि भाई हिंदुत्व के ठेकेदार सिर्फ बीजेपी है, तो मैं समझता हूं वो भी सही नहीं है। शिवसेना का एक भी काम आप हिंदू विरोधी कुछ हुआ हो तो आप मुझे बताओ। इस तरीके से अगर ये कहना कि भाई शिवसेना का हिंदुत्व खत्म हो गया, शिवसेना ये हो गई, इस तरीके से बदनाम करने वाली जो भाजपा के नेता भी आने वाले हैं, वो बताएंगे आपने ऐसा कौन सा हिंदुत्व विरोधी काम किया। लेकिन अभी आपने कहा जिस पार्टी में वो जा रहे हैं, यानी आपने ये मान लिया है कि वो आपकी पार्टी छोड़ेंगे, भाजपा ज्वाइन करेंगे, क्योंकि ऐसा ना तो एकनाथ शिंदे कह रहे हैं और ना ही भाजपा कह रही है। नहीं, ये जैसे अफवाह फैलाई जा रही है, मैं उस चीज के लिए कह रहा हूं कि जैसे जिस प्रकार से अफवाह फैलाई गई है कि भाई बीजेपी के संपर्क में बीजेपी सरकार बनाने जा रही है, तो इस तरीके की अफवाह चल रही है। तो मैं उस हिसाब से कह रहा हूं, अगर उनको हिंदुत्व का इतना वो है तो शिवसेना में रह के हिंदुत्व आपने तो कार्रवाई कर दी उनके ऊपर, उनको विधायक दल के नेता के पद से हटा दिया। नहीं, कार्रवाई की पार्टी से तो नहीं निकाला। देखिए, कार्रवाई का मतलब ये नहीं है कि पार्टी से निकाल दिया, पार्टी में ही है वो, और उनसे बात करी जा रही है। जो भी कुछ नाराजगी है उनकी, क्या कुछ है, वो सारी चीजें सामने आने दो एक बार। अरे चलिए, तो ये सारा कुछ जो है सब ठीक हो जाएगा, मैं समझता हूँ। ठीक, मुझे नहीं लग रहा है किसी तरीके का। संजीव जी, हमारे दोनों जो मेहमान महाविकास अघाड़ी के हैं, शिवसेना के, एनसीपी के, उनको कोई बहुत बड़ा मामला है लग नहीं रहा। आपकी नजर में कितने संकट में उद्धव ठाकरे की सरकार? जबरदस्त संकट में है। देखिए, ये तो मैं भी इस बात से सहमत हूं कि आंकड़ा किस तरह से इधर से उधर होगा, क्या संख्या है एग्जैक्टली, वो 35 है कि 20 है कि 32 है कि 22 है, वो एक अलग बात है। लेकिन एक बड़ी संख्या में शिवसेना जैसी पार्टी के विधायक, जो अपने आप में इतनी दबंगई पार्टी है, तो पहले राज्यसभा चुनाव, फिर एमएलसी के चुनाव में जिस तरह से उनके कुछ एमएलए इधर उधर हुए, तो महाराष्ट्र सरकार के सामने संकट है, अस्तित्व का संकट है, सर्वाइवल का संकट है, ये तो स्पष्ट दिख रहा है। अब इसकी परिणति किस तरफ होती है, ऊंट किस करवट बैठेगा कि गिर जाएगी सरकार या किसी तरह से बचा लेंगे, राजस्थान की तरह से या एमपी की तरह गिर जाएंगे। आप 35 की जब से बात कर रहे हैं, 35 वाज द फिगर
मध्य प्रदेश में जो 35 विधायकों के साथ ज्योतिरादित्य गए और सरकार नहीं बच पाई, तो और महाराष्ट्र है ये, उत्तर आपने प्रदेश बड़ा के बाद आपने बड़ा भारतीय इंटरेस्टिंग संसद में कंपैरिजन मध्य सबसे प्रदेश से ज्यादा कर दिया। सांसद। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, मैं एक और स्टेट राजस्थान जोड़ देता जी। हूं। एकनाथ शिंदे सचिन पायलट हैं जो होटल में जाकर के विधायकों के साथ फिर वापस लौट आए थे, या ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं जो सरकार गिरा गए? अब ये तो जब इस कहानी का, नाटक का पटाक्षेप होगा उस समय कहने की स्थिति में होंगे, लेकिन बात यह है कि बीजेपी जरूर सचिन पायलट के अनुभव से कुछ सीखी है। जब राजस्थान में सरकार नहीं गिर पाई और उस समय भी तमाम आरोप बीजेपी पे लगे थे कि पर्दे के पीछे डोर उनके हाथ में है, तो अब बीजेपी एक तटस्थ मुद्रा में बैठ गई है। लेकिन आपने जैसे अभी बताया कि फडणवीस के खास साथी और विधायक बीजेपी के पहुंचे हैं उस होटल में, तो वो, लेकिन कम से कम औपचारिक रूप से मंच से बैठ के नगाड़ा पीट के वो नहीं कह रहे कि हम सरकार गिरा रहे हैं एकनाथ शिंदे के साथ मिलके, और एकनाथ शिंदे भी अभी तक चुप है। लेकिन ये असली बड़े तूफान से पहले की चुप्पी है। मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल होगा उद्धव ठाकरे के लिए अब सरकार बचाना, क्योंकि इस समय में देखिए एमपी के बाद राजस्थान के एक्सपेरिमेंट में असफल होना बीजेपी एक तरह से वो सहन कर गई, लेकिन अगर वो महाराष्ट्र में मुंह की खाते हैं तो महाराष्ट्र एक बहुत बड़ा राज्य है, महाराष्ट्र बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट है, फाइनेंशियल कैपिटल है बॉम्बई, सबसे ज्यादा सांसद भेजने वाला स्टेट है उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र में अगर सरकार जाती है नॉन बीजेपी सरकार, जो महाविकास अघाड़ी थी वहां की, तो फिर देश में बचेगा क्या ऑपोजिशन के पास? फिर मुझे ये बताइए संजीव जी, बीजेपी ये कह रही है हमारा कोई लेना देना नहीं है, इतना बड़ा ऑपरेशन क्या एकनाथ शिंदे खुद कर पाए होंगे बिना भाजपा की समर्थन के कि 35 विधायक रातों रात बाय रोड सूरत को ले गए? मतलब असल में तो सबसे ज्यादा हैरानी इस बात की है कि ये क्षमा कीजिएगा, मैं अपनी भाषा बोलने से पहले ही सुधार लेता हूं कि भाई कौन सी चीज में इतने व्यस्त थे, या कौन सा चश्मा पहना हुआ था, कौन सा अपनी आंखों में पट्टी बांधी हुई थी। आज कई तरह की चर्चाएं हो रही हैं सौरभ, कि जो गृह मंत्रालय है वो जिनके पास है वो एनसीपी के मंत्री, एनसीपी के कोटा से आने वाले मंत्री हैं। तो ऐसा हो सकता है कि मुंबई से इतनी बड़ी संख्या में विधायक, जहां कल सब लोग मौजूद थे वोट डालने के लिए, वहां से बिना मुंबई पुलिस, जो देश की सबसे बेहतरीन पुलिस है, जहां की इंटेलिजेंस व्यवस्था सबसे सक्षम है देश में, तो इतनी बड़ी संख्या में विधायक बस में बैठ के रात 1-1:30 बजे सूरत के लिए रवाना हो जाएं, सूरत पहुंच जाएं और यहाँ पे बिल्कुल कुंभकर्ण की नींद सोती रहे। जब ब्रिजमोहन जी जवाब दे दे, ब्रिजमोहन जी ये बात सही है, ये बात सही है, कितने भी हो विधायक रातों रात कल वोट डाले जिन्होंने, वो भी रातों रात चले गए और किसी को हवा नहीं लगी। सौरभ जी देखिए कि कई तरह की खबरें हैं। जो मुंबई से निकलने वाले पेपर हैं वो ये कहते हैं कि विधायक हवाई जहाज से सूरत पहुंचे, कुछ लोगों का कहना यह है कि वो बाई रोड पहुंचे। तो अभी ये भी तय नहीं है कि वो पहुंचे कैसे हैं और कितने पहुंचे हैं। ये मुद्दा कितनों पे आकर रुका हुआ है। पहुंचे जो आप इस मामले में जब हम लोग, आपके किले से तो चिड़िया उड़ गई। देखिए ना, ये इससे तो इनकार नहीं है, जिस दिन से महाराष्ट्र में हमारी सरकार का गठन हुआ था, ये सरकार के अस्तित्व तो प्रश्न चिन्ह पहले ही दिन से लगाया था भारतीय जनता पार्टी ने। ऐसा कौन सा दिन है गठन के बाद से आज तक जबकि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने महाविकास अघाड़ी सरकार के लिए परेशानी खड़ी ना की हो? ऐसा कौन सा दिन गया जिस दिन की उन्होंने सरकार को हटाने की कोशिश ना की हो? बल्कि हमारे तो कई विधायकों को हरियाणा में गिरफ्तार करके रखा हुआ था, पकड़ के रखा था। वो उस होटल के पीछे से निकल के भाग के पहुंचे थे मुंबई। ये तो सब सारी चीजें रिकॉर्ड पे हैं। तो ये कोशिश तो पहले दिन से चल रही है। यही बात आज शरद पवार साहब ने भी कही कि ऐसी 2-3 कोशिशें पहले भी बीजेपी कर चुकी है, वो नाकामयाब हुए, इस बार भी नाकामयाब होंगे, देखते हैं। हालांकि इस बार पहले से ज्यादा बड़ा संकट तो जरूर दिखाई देता है। हमारे साथ एक और बहुत खास मेहमान है सुधीर सूर्यवंशी जी, वरिष्ठ पत्रकार भी हैं और महाराष्ट्र की राजनीति को बड़ी बारीकी से समझते हैं, और खासकर जब ये
महाविकास आघाड़ी सरकार बनी थी, उस वक्त की उथल पुथल आप सबको याद होगी, जिसका इशारा अभी बृजमोहन जी भी कर रहे थे। उस वक्त सही खबर पकड़ पाना बड़ा मुश्किल था और वो कामयाबी हासिल थी सुधीर सूर्यवंशी जी को। सुधीर जी, इस बार भी इस संकट के बारे में मुझे यकीन है आपको पूरी इनसाइड स्टोरी पता होगी। कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों नहीं पता चला और आगे क्या लग रहा है आपको? एकनाथ शिंदे का मन क्या है? देखो, इस बार जैसे जो संकट था उद्धव ठाकरे के ऊपर, मेरे ख्याल से ये गहरा संकट है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। उद्धव ठाकरे ने इसके पहले भी ऐसे बहुत से रेबेलियन देखे हैं, जैसे छगन भुजबल हो, नारायण राणे हो, राज ठाकरे हो। और मुझे ऐसा लगता है कि जो बाकी नेता ने रेबेलियन किया था, सेना को डैमेज करने का प्रयास किया था, उससे ज्यादा थोड़ा बड़े पैमाने पे एकनाथ शिंदे का रेबेलियन है। जिस तरीके से नंबर्स आ रहे 30 से 35 विधायक एकनाथ शिंदे के साथ में है, तो 30 से 35 विधायक एकनाथ शिंदे के साथ में, तो मेरे ख्याल से 55 में से तो मेजोरिटी एकनाथ शिंदे है के पास है। तो एकनाथ शिंदे तो पार्टी के अध्यक्ष बन सकते हैं, शिवसेना के अध्यक्ष तो एकनाथ शिंदे ही बनेंगे और पूरा कमान तो उनके हाथ में जाएगी, जिस तरह से नंबर आ रहे हैं। ये पहली बात है। दूसरी बात है, आपको याद होगा 2014 से 2019 में महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की मिलजुल के एक सरकार थी। उस सरकार में देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री थे और शिवसेना के वजह ऑन द बिहाफ ऑफ शिवसेना एकनाथ शिंदे के एक मेजर रोल रहता था उस सरकार में। तो काफी अच्छी अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे के साथ में थी, दोनों के बीच में थी। तो शिंदे को एक मेजर रोल प्ले करने को मिलता था। ये पहली बात हो गई। लेकिन 2019 में 2 डिफरेंट आइडियोलॉजी और 3 पार्टी की सरकार आने के बाद में, उद्धव ठाकरे खुद सीएम होने के बाद, उनके बेटे आदित्य ठाकरे कैबिनेट में है, तो उसके वजह से जो हायरार्की होती है, पार्टी की हायरार्की, गवर्नमेंट की हायरार्की, उसमें एकनाथ शिंदे जी का नंबर काफी गिर गया। लेकिन उसके बावजूद भी उनको अच्छा जो क्रीम पोर्टफोलियो बोलते हैं, अर्बन डेवलपमेंट, वो दिया उनको काफी। मुझे लगता है इससे कुछ तकलीफ नहीं हो, पोर्टफोलियो रन करने में फ्री हैंड दिया गया था। इसके वजह से जब रात को एक मीटिंग हुई थी उद्धव ठाकरे के, जो 26 ही वोट मिले थे, उनका एक्चुअली कोटा था, ये एमएलसी इलेक्शन में 32 का कोटा था, लेकिन मिले थे सिर्फ 26। तो उस बारे में उद्धव ठाकरे ने एकनाथ शिंदे और बाकी के जो उनके जो कुछ खास सहयोगी है, उनको काफी डांट लगाई थी कि सब फ्री हैंड देने के बावजूद भी आप लोग इलेक्शन जैसे बीजेपी रिसोर्स के साथ मैनेज करती है, आप मैनेज क्यों नहीं कर पाते। तो उसके बाद में तो एकनाथ शिंदे का नॉट रीचेबल होना, बाकी शिवसेना का एमएलए का भी नॉट रीचेबल होना, एक खबर बढ़ती गई और सुबह खबर आई कि वो सूरत में होटल ली मेरिडियन में है। मुझे लगता है एकनाथ शिंदे जिस तरीके से 2014 और 19 में उनको फ्री हैंड था, उस फ्री हैंड उनको चाहते हैं। और दूसरी बात यह है कि जो ग्रामीण इलाका शिवसेना का प्रॉब्लम है, महाराष्ट्र में सबसे मेन प्रॉब्लम शिवसेना का, शिवसेना अर्बन सेंट्रिक पार्टी है और वहां का जो डिसीजन मेकिंग हो अर्बन सेंट्रिक जो फेसेस है वही लेते हैं। इसलिए एकनाथ शिंदे ने बहुत ही बखूब से जो डिसग्रेंटेड एमएलए है, जैसे जो ग्रामीण इलाके से आते हैं, उनको मिनिस्ट्री नहीं मिली, उनको जिस तरीके से सीएम के साथ उनको वो मना पाए। सुधीर जी, मेरे 2-3 छोटे-छोटे सवाल है, संक्षेप में आपसे उत्तर जानना चाहता हूं। पहले तो जो आपने संख्या बताई, हमारी संख्या, हम जो बता रहे हैं कि हम कह रहे हैं 35 विधायक वहां पर मौजूद हैं, आपकी जानकारी के मुताबिक ये संख्या इसी के करीब है सूरत में? मेरे जानकारी के हिसाब से 30 की संख्या वहां पे है सूरत में। जी, ठीक है। और ये सारा ऑपरेशन एकनाथ शिंदे का खुद का है या इसमें बीजेपी ने उनको सपोर्ट किया? पहले से दोनों की बातचीत हो गई है, इसीलिए गुजरात सूरत चुना गया? नहीं, मुझे लगता है कि एकनाथ शिंदे के जो लोग महाराष्ट्र की राजनीति बेखूबी से जानते हैं, उनको एकनाथ शिंदे का कद पता है कि एकनाथ शिंदे कितने लोगों को साथ में ले जा सकते हैं, कितना रेबेलियन हो सकता है। एकनाथ शिंदे ज्यादा से ज्यादा करेंगे तो रेबेलियन तो मेरे ख्याल से 5 और 6, ज्यादा से ज्यादा 8 लोगों के साथ एमएलए उनके साथ में जा सकते। लेकिन जिस तरीके से कम्युनिकेशन गैप विधायक और सीएम में बढ़ता गया, उसका जो फायदा लेना था एकनाथ शिंदे ने लिया। उस ऑपरेशन जो लोग लोटस ऑपरेशन बोलते हैं अपने मीडिया की लैंग्वेज में, ऑपरेशन लोटस, उस ऑपरेशन के लिए गुजरात के जो बीजेपी के प्रेसिडेंट है पार्टी के, सीआर पाटिल, एक्चुअली सीआर पाटिल ये जो व्यक्ति है ये महाराष्ट्र से ही आता है, जलगांव से, पर्टिकुलरली जलगांव जो खानदेश रीजन है महाराष्ट्र में, जलगांव से आते हैं। वो भी मराठा कम्युनिटी से बिलोंग करता है, एकनाथ शिंदे भी मराठा कम्युनिटी से बिलोंग करता है। जिस लिस्ट में कुछ दो चार जो नेम्स है
मेरे ख्याल से वो जलगांव दुलिया के कुछ विधायक है, वो विधायक मेरे ख्याल से वो रिश्तेदारी में भी आते हैं सीआर पाटिल के। अच्छा। तो इसी तरह से सीआर पाटिल ने वो अपना क्या बोलते कम्युनिटी और कास्ट रिलेशन को यूज करके एकनाथ शिंदे को मतलब बीजेपी का हैंड इसमें है, चाहे सीआर पाटिल ने किया हो, लेकिन बीजेपी का हैंड इसके अंदर है, उसमें कोई दो राय की बात नहीं। हमारे साथ एक और सीनियर मेहमान जुड़ रहे हैं अभी, हमारे साथ कृपाशंकर सिंह जी जुड़ रहे हैं, भाजपा के सीनियर लीडर हैं। कृपाशंकर जी, आपका बहुत स्वागत है इंडिया टीवी पर। आपकी पार्टी कह रही है कि जो कुछ भी हो रहा है इस वक्त शिवसेना में और महाराष्ट्र की सरकार में, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। अब इस पर कौन कितना यकीन करेगा मैं नहीं जानता, लेकिन सुधीर सूर्यवंशी जी मुंबई के रिपोर्टर हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, साफ कह रहे हैं कि सारा ऑपरेशन लोटस ही है, जैसा कर्नाटक में चलाया, महाराष्ट्र मध्य प्रदेश में चलाया, सब जगह वही कर रहे हैं। नहीं, इसको तो मैं एक तो कह सकता हूं कि अनुमान गलत हो सकता है, अनुभव गलत नहीं होता है। अनुभव के आधार पर मैं कह सकता हूं कि ये निर्णय जो है एकनाथ शिंदे ने लिया है, और एकनाथ शिंदे के संबंध बहुत लोगों से, बहुत सालों से है, और उनका एक नेचर है कि हर पार्टी में उनका अपना संबंध होता है। अब निर्णय उन्होंने लिया तो इसमें बीजेपी का हाथ होने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन शिवसेना से जो नाराज लोग हैं वही लोग गए हुए हैं। अगर ऑपरेशन लोटस होता या भारतीय जनता पार्टी करना होता तो भारतीय जनता पार्टी बाकायदा ले जाती, मेरे पास इतने एमएलए हैं, मुझे ये करना है, सरकार अल्पमत पे है, ऐसी कोई बात तो है नहीं। अब लड़ाई वहां कहां पे है कि ये शिवसेना बाला साहब ठाकरे की शिवसेना नहीं रह गई ना, ये उद्धव ठाकरे की शिवसेना है। बाला साहब ठाकरे का कट्टर हिंदुत्ववादी जो था, तो ये जो लोग जा रहे हैं जी, जो लोग शिवसेना से अलग हो रहे हैं, वो बाला साहब ठाकरे की शिवसेना के मानने वाले लोग हैं। नहीं, ये हो सकता है, बिल्कुल ठीक आप जो कह रहे हैं कृपाशंकर जी, लेकिन आपका अभी तक इस मामले में कुछ ना कहना बीजेपी का, ऐसा लगता है कि वो जो हाथ आपने जलाए थे एक बार सुबह 7 बजे शपथ ग्रहण करा करके अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस को, वो इस बार आप नहीं होने देना चाहते। आप चाहते हैं इस बार जरा गठबंधन पक्का हो जाए, उसके बाद ही कुछ करें। दूध के जला आदमी छाछ भी हाँ, तो वही फूक के पीता है, तो यही बात है ना। नहीं, लेकिन फिर भी इतना तो कह सकता हूं, ये निर्णय मतलब एक दिन का नहीं है, ये उन लोगों का कई दिनों से चला रहा है। इतने असंतुष्ट विधायक पहली बार देखा मैंने। मैं आज की तारीख में सरकार में नहीं हूं, लेकिन 3 पार्टियों की सरकार ठीक उसी तरह पे है जैसे पर्यावरण दिन पे सुबह एक मंत्री पौधा लगा कर जाता है, दोपहर को बकरा आके उसको खा के चला जाता है, और शाम को मंत्री आते बकरा खा के चले जाते हैं। ये सरकार की रवैया है। अच्छा, सरकार इसी ढंग चल रही है। कृपाशंकर जी, मुंबई को आप बहुत अच्छा समझते हैं, मुंबई की सारी राजनीति आपको ना मालूम हो ऐसा हो नहीं सकता। अब बता ही दीजिए कि ये सारा ऑपरेशन कब से चल रहा था, कि एकनाथ जी कब से टच में थे आप लोगों के? नहीं, टच में तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन इतना जानता हूं कि एकनाथ शिंदे नाराज बहुत मतलब हम कहते हैं कि 6 महीना 7 महीना चल रहे हैं। मुझे जो जानकारी मिली कि उनका पुत्र मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, अब उसका पुत्र श्रीकांत शिंदे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो उसको सिक्योरिटी देने की बात आई तो बोले क्या पिता पुत्र सबको सिक्योरिटी चाहिए? ये जो बातें आई सही है क्या गलत? और उनको जो डिपार्टमेंट दिया गया है, डिपार्टमेंट नाम का है, सारी मतलब देखने वाले और कोई होते हैं। ऐसे महाराष्ट्र के बहुत सारे सम्मानी विधायक, चाहे वो कांग्रेस के हों, चाहे वो राष्ट्रवादी के हों, चाहे शिवसेना को, जो भी मिलते, क्योंकि बहुत सालों तक मैं भी 20 साल विधान परिषद विधानसभा में रहा हूँ, हमारे सब जानने पहचाने वाले मित्र हैं, उनसे जो मुलाकात होती यही कहते थे लोग, अरे यार क्या बताऊं, सरकार है बस हमारा कुछ सुना ही नहीं जाता। ठीक है, तो नाराजगी इस तरह से थी। और शिवसेना में जो नाराजगी दिखाई पड़ी मुझे, लोग मिलते रहते थे, जिस बिल्डिंग में रहता उसी बिल्डिंग में मिलिंद नार्वेकर जो उनका सचिव वो भी रहते थे, 2-3 महीना से उन्होंने एक नया घर लिया, वहां चले गए। तो मैं जब लोग मिलते थे तो ये कहते थे कि अभी क्या बताऊं, सरकार में तो है लेकिन सरकार में नहीं के बराबर है। नहीं, लड़ाई अब ये की बात कितनी सच है, आगे जाकर के क्या होता है पता नहीं। अभी देखिए हमारे यहाँ खबर चल रही है कि 1 घंटे तक मिलिंद नार्वेकर की मुलाकात जो है वो एकनाथ शिंदे के साथ चली है। उद्धव ठाकरे साहब का जो भी संदेश रहा होगा वो उन तक पहुंच गया। अब वो उसको कितना ग्रहण करते हैं, कितना मानते हैं, ये देखने वाली बात होगी, लेकिन उन पर पहले कार्रवाई हो जाना ये बताता है कि शायद अब गुंजाइश बहुत ज्यादा नहीं है। सुधीर जी ने जो कहा कि इस वक्त हालात ये हैं, केवल सरकार गिरने के आसार नहीं है, बल्कि एकनाथ शिंदे शिवसेना की लीडर हो जाएं, मतलब उद्धव ठाकरे से पार्टी ही छीन लें,
ऐसा भी हो सकता है अगर वो इन सारे विधायकों को अपने साथ रखने में कामयाब रहे और अपने रुख पर कायम रहे। हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर भी हमारे साथ हैं। देवेंद्र, कृपा जी को आप सुन रहे थे, उनका वो कह रहे हैं कि भाई हमारा कोई परोक्ष रूप से इसमें कुछ लेना देना नहीं है, हालांकि हम जानते थे कि एकनाथ शिंदे नाराज चल रहे हैं। क्या यह बात सच है और क्या यह मुमकिन हो सकता है कि एकनाथ शिंदे 30-35 विधायकों को अपने साथ लेकर बीजेपी शासित राज्य में चले जाएं और उसमें बीजेपी की कोई भूमिका ना हो? और सौरभ, दो तीन चीज़ें। पहली तो एक आखिर में जो आपने बात कही, किसी पैनलिस्ट ने जो कहा था कि पार्टी पे भी कब्जा हो सकता है, विधायकों के बहुमत और संगठन पे अधिकार, ये दोनों दो चीज़ें हैं। अगर विधायक एकनाथ शिंदे के साथ आ भी जाते हैं तो शिवसेना संगठन की कमान उनके पास आ जाएगी। वो ये विधायक या विधायकों का बहुमत तय नहीं करेगा, बल्कि वो संगठन की इकाई तय करती है। तो यहाँ पे असली समस्या सरकार बचाने को लेकर है। दूसरी चीज़ कि निश्चित तौर पे प्रत्यक्ष में भले ही आपको बीजेपी नहीं दिख रही है, लेकिन परोक्ष में बीजेपी है। प्रदेश बीजेपी के एक, जैसे बार बार कहा जा रहा है देवेंद्र फडणवीस को चाणक्य, आखिर वो चाणक्य किस आधार पर कहा जा रहा है? वो राज्यसभा चुनाव हो, विधान परिषद चुनाव हो, ये सारा एक तरह से आप रिहर्सल कर सकते हैं इस गेम का, जो कि आज होता दिख रहा है। और इसके अलावा प्रदेश बीजेपी के महाराष्ट्र में एक बड़े नेता ऑलरेडी इसमें इन्वॉल्व हैं, जो कि फैसिलिटेट करने का काम कर रहे हैं। राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी के संगठन के एक बड़े नेता वो भी लगातार टच में हैं, और गुजरात इकाई तो टच में है ही। और ये हो भी क्यों ना, महाराष्ट्र में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बन के आई, इसके बावजूद अगर वो सत्ता में ना आ पाई, तो आपने देखा, जैसा कि आपने जिक्र भी किया, कि सुबह 7 बजे भी एक कोशिश हुई थी। और वो कोशिश बीजेपी की लगातार रहती है कि महाराष्ट्र जैसे पॉलिटिकली हैवी वेट स्टेट में इतना बढ़िया नंबर्स ला के अगर आप सत्ता से दूर हैं तो ये राजनीतिक सेहत के लिए बेहतर नहीं, और उसके लिए कहीं ना कहीं कोशिश की जाती रही थी। अभी क्योंकि एकनाथ शिंदे बहुत ज़्यादा नाराज़गी पिछले कुछ महीनों से दिखाने लगे थे, और सौरभ 3 ऐसे मौके पहले आ चुके हैं जब बीजेपी नेताओं से उन्होंने संपर्क करके अपनी इच्छा जताई थी, और ऐन मौके पे एक दिन पहले या एक बार तो ऐसा हुआ कि ठीक रात में वो पलट गए और उन्होंने ये कदम नहीं उठाया था। तो बीजेपी नेताओं को ये भरोसा नहीं था कि एकनाथ शिंदे जो कह रहे हैं इस बार भी वो कर दिखाएंगे, लेकिन इस बार उन्होंने कर दिखाया है। अभी तक बीजेपी की हिचक ये है कि जिस नंबर्स की बात हो रही है उतने नंबर्स इंटैक्ट रहते हैं कि नहीं। एक बार अगर उतने नंबर्स इंटैक्ट रहते हैं और एकनाथ शिंदे सार्वजनिक तौर पे अपने पत्ते खोल देते हैं, तो फिर बीजेपी इस गेम में प्रत्यक्ष तौर पर भी शामिल हो जाएगी, अभी परोक्ष तौर पे है। नहीं तो बीजेपी को अभी भरोसा नहीं है कि शिवसेना के साथ पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर एकनाथ शिंदे पहुंच चुके हैं। कहीं ऐसा ना हो कि वो ये पावर प्ले केवल अपना दबदबा दिखाने के लिए शिवसेना के साथ कर रहे हैं और बाद में कुछ हो गिव एंड टेक करके मानी जाए। वैसा नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि क्या उतने नंबर्स आप लेकर आ पाएंगे या नहीं। हालांकि ये नंबर सिर्फ उनको नहीं लाना है, बीजेपी भी पर्दे के पीछे से उसमें पूरा सहयोग करेगी, लेकिन बीजेपी अपनी किरकिरी पिछली बार की तरह नहीं कराना चाहेगी। और उस लिहाज से आप देख रहे हैं कि पार्टी फूंक फूंक का कदम रख रही है। बाकायदा पार्टी नेताओं को, जो हमारे सोर्सेज हैं, वो ये बता रहे हैं कि निर्देश भी दिया गया था कि कम से कम इस मामले में बयानबाजी करें, ये शिवसेना का अंदरूनी मामला है, ऐसी कह के बात सामने रखें। तो ये सारी चीज़ें हैं कि राजनीतिक दल के तौर पर बहुत सदैव बीजेपी चल रही है। देवेंद्र फडणवीस दिल्ली आ जाने के बावजूद कोई कम्युनिकेशन किसी के साथ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ टॉप लीडरशिप के साथ उनके कुछ कम्युनिकेशन हो रहे होंगे, ऐसा हम अंदाजा लगा रहे हैं। इस बात की भी हमें जानकारी नहीं दी जा रही है। उससे आप समझ सकते हैं कि बीजेपी कितनी सदी हुई रणनीति के साथ इस पूरे गठबंधन के क्राइसिस को देख रही है, और आगे अगर इस्तेमाल करने की जरूरत पड़े तो कैसे इस्तेमाल करना चाहेगी। एक छोटा जवाब और फिर मैं बाकी राजनीतिक मेहमानों के पास जाता हूं। देवेंद्र, जहां तक नंबर का सवाल है, जैसा कि हमें जानकारी मिली है, आपने बताया है, हम निर्णय कपूर हमारे जो गुजरात के ब्यूरो चीफ हैं वो भी जानकारी दे रहे हैं, ये संख्या कम से कम 30 के ऊपर है। सुधीर जी यहाँ पर हैं, उनके पास भी संख्या यही है कि ये 30 के आसपास है संख्या विधायकों की जो सूरत में है एकनाथ शिंदे के साथ। ये सभी पक्के हैं या नहीं, इस पर सवाल है। लेकिन अब जो संख्या संजय राउत बता रहे थे या शिवसेना बता रही है कि आज जो विधायक दल की बैठक बुलाई गई उसमें बहुत सारे लोग थे, केवल 17-18 ही ऐसे हैं जो सूरत में गए हैं और वो भी हमारे टच में हैं। किसकी बात पर आप ज्यादा यकीन कर रहे हैं? और सौरभ, फैक्चुअली अगर आप देखें तो उसमें सिर्फ 20 लोग उस बैठक में मौजूद थे, जिसमें कुछ सांसद भी थे, जैसे विनायक राउत, अरविंद सावंत, ऐसे सांसद भी मौजूद थे। विधायकों की जो संख्या थी शिवसेना वाली बैठक में 14 या 15 थी। दूसरी तरफ सूरत की अगर बात करें तो सूरत में एक्चुअल जो नंबर है जिसकी प्लानिंग थी शिंदे की, वो नंबर थी 40 की, जिसमें 35 शिवसेना, 5 निर्दलीय विधायक। लेकिन वो सारे नंबर्स वहाँ पहुँच नहीं पाए थे, कुछ नंबर्स तो मुंबई में ही रह गए, वो वापस भी लौट गए। तो ऐसे में जो एक्चुअल फिगर है वो 30-32 के आसपास है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन जो प्लानिंग थी वो 40 की प्लानिंग थी। अब देखना होगा कि चीज़ें आगे कैसे अनफोल्ड होती है। कम से कम 3 और विधायक ऐसे हैं जिनके बारे में उनको भरोसा था कि भले ही आज शिवसेना की बैठक में वो चले गए हैं दबाव में, लेकिन वापस वो आ सकते हैं। तो कुल मिलाकर नंबर्स की जो स्थिति दिख रही है उसमें शिवसेना की स्थिति बहुत कमजोर और क्राइसिस वाली दिख रही है। विक्रम जी, आपने सबको सुना, आप बताइए, आपके लिए अब भी गंभीर संकट नहीं है ये?
नहीं सौरभ जी, देखिए पहले तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि एकनाथ शिंदे को अगर हिंदुत्व से कोई दिक्कत थी तो वो बताए कि शिवसेना ने कौन सा हिंदू विरोधी काम कर रही है। अब तो कृपा शंकर जी भी बैठे, आपने कहा था कि बीजेपी के कोई बताएंगे कि शिवसेना ने कौन सा हिंदू विरोधी काम किया है। तो मैं कृपा शंकर जी से पूछना चाह रहा हूँ कि शिवसेना ने कोई हिंदू विरोधी काम किया तो बताइए जरा। किस प्रकार से जैसे ये माहौल बनाया जा रहा है कि भाई शिवसेना तो ने अपना हिंदुत्व छोड़ दिया, शिवसेना ने तो ऐसा कर दिया, ये कर दिया, तो जरा आप बताइए मुझे कौन सा काम कर दिया है। कृपाशंकर जी। जी, ये तो जग जाहिर है कि जो हिंदुत्व, कट्टर हिंदुत्व की बात करने वाले बाला साहब ठाकरे और आज के उनके पुत्र शिवसेना प्रमुख मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे, ये तो आप एकनाथ शिंदे से लेकर के उन सारे लोग, एकनाथ शिंदे ने खुद कहा है कि उन्होंने वो हिंदुत्व की राह छोड़ दी है। हम बाला साहब ठाकरे के सिपाही हैं और हिंदुत्व के ऊपर कर रहे हैं। अब आप जो है प्रवक्ता हैं एनसीपी के, आप अपने ये शिवसेना से हैं। एनसीपी को उन लोगों से पूछ लीजिए। ये शिवसेना के कृपाशंकर जी? तिवारी जी, नहीं शिवसेना कुछ भी कहे, लेकिन आप भी तो बताओ। आप खुद प्रवक्ता हैं। नहीं तो आप बीजेपी से हो, आप भी तो नहीं, तो मुझे बताने की जरूरत क्या है? आप भी तो बता। नहीं तो फिर ऐसे कह रहे हैं हवा में, नहीं जो तो फिर हवा में बाला साहब ठाकरे का था तो तो क्या फर्क आया, मैं वही जानना चाह रहा हूँ। नहीं, क्या फर्क आ गया अभी, कौन सा ये फर्क? तो एकनाथ शिंदे जी से पूछे तो बताएंगे। तिवारी जी, एकनाथ शिंदे जी से पूछोगे तो बताएंगे, शिवसेना से पूछोगे तो बताएंगे, हिंदुओं से पूछेंगे तो बताएंगे। अब कृपाशंकर जी, अब नाराजगी हिंदुत्व की राह पर ठाकरे नहीं चल रहे, ये रही या जैसा सुधीर जी ने बड़ा डिटेल में बताया अभी कि जो उनका दबदबा सरकार में, पार्टी में रहता था जब बीजेपी और शिवसेना की सरकार थी, वो अब नहीं रहा महाविकास अघाड़ी सरकार में। बहुत सारी वजह होती हैं किसी की नाराजगी की। सवाल केवल इस वक्त इतना है कि क्या उद्धव ठाकरे अपने राजनीतिक जीवन के सबसे बड़े संकट से उबर पाएंगे या नहीं। अभी आपने बृजमोहन जी हमारे साथ हैं, सुधीर जी को भी आपने सुना, हमारे पॉलिटिकल एडिटर को भी आपने सुना। सुधीर जी, क्या लगता है बृजमोहन जी आपको, इस वक्त हालात कितने चिंताजनक हैं? मीटिंग वहां हो गई है, इतनी खबर हमें मिल गई है, सूरत में शिवसेना के दूत जो गए बनकर, उनकी एकनाथ शिंदे से मीटिंग हो गई है। सौरभ भाई, उस पर एक चीज़ आपने और देखी होगी कि जब वहाँ बातचीत हुई है तो जो वहाँ उपस्थित लोग हैं उन्होंने जोरदार तालियां बजा के स्वागत भी किया है चीज़ों का। तो ये खबर मेरे पास तो नहीं है, आपके पास आई होगी तो पता नहीं, घंटों में पता लगेगा। जी, एक ट्वीट आया, मैंने उसी में देखा। अब हकीकत वही मैंने कहा ना कि ट्वीट पे चीज़ आई है, लेकिन उसका जब विश्लेषण होगा तो आप लोगों के माध्यम से हमको भी पता लगेगा। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जहाँ तक बात हिंदुत्व, शिवसेना और सरकार, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। कोई भी राजनीतिक दल अपने विचारधारा के लिए, अपने उद्देश्यों के लिए कुछ भी कह सकता है, लेकिन जब सरकार की बात आती है तो सरकार तो आपको देश के संविधान के अनुरूप ही चलाना पड़ता है। तो जो देश का जो संविधान है उसके अनुरूप अगर महाविकास अघाड़ी सरकार काम कर रही है तो ये नहीं कहा जा सकता कि शिवसेना अपने हिंदुत्व के एजेंडे से शिफ्ट हुई है। निश्चित रूप से सरकार चल रही है देश के संविधान के अंतर्गत, जो शपथ उन्होंने ली है जी। तो ये अभी आज इस मुद्दे को कहना, मुझे ऐसा लगता है कि शायद इसकी इतनी बृजमोहन जी, मैंने तो जैसे मैंने पहले कहा, मुद्दा हिंदुत्व या कुछ और हो, 55 विधायकों की पार्टी में से 35 विधायक नाराज होकर चले जाएं, तो आप मुझे बताइए कि आप इससे बड़ी और क्या बात कहें। सौरभ भाई, मैं कह रहा हूं ना, ये जो गणित है, इसके पहले आदरणीय सूर्यवंशी जी ने कहा कि शिंदे साहब जो उनके पास 8 या 9 विधायकों का समर्थन है, वो इसी 8-9 विधायकों का समर्थन रखते हैं। उनको खुद को शक था कि इतने सारे विधायक क्या उनके साथ जा सकते हैं। और मैं भी ये सोच रहा हूं कि यदि इतने विधायकों का समर्थन किसी भी नेता के पास है तो वो इतने रोज इंतजार नहीं करेगा। मैं भी राजनीति में हूं। आदरणीय कृपाशंकर सिंह जी का तो बहुत लंबा कैरियर है, इन्होंने तो एक लंबे समय तक महाराष्ट्र की सेवा भी की है। कृपा भाई भी इस बात को अच्छे ढंग से जानते हैं कि अगर इतना समर्थन हो विधायकों का तो फिर आदमी इंतजार नहीं करता। ठीक है, तो ये जरूर थोड़ा लगता है कि जो इसका जवाब लेते हैं कि अब ये उतने नहीं है।
क्या वो जो कह रहे हैं संजीव जी, बृजमोहन जी, कि इंतजार किस बात का कर रहे हैं फिर एकनाथ शिंदे, फिर ये मीटिंगें किस बात की कर रहे हैं? वो आप बीजेपी वालों से भी मिल रहे हैं, बीजेपी के विधायक चले गए, उनसे मुलाकात कर ली, शिवसेना के नेता चले गए, उनसे मुलाकात कर ली। सौरभ, अब तक की चर्चा में दो जो प्रमुख बातें आई हैं मेरी समझ में, एक को तो आपने स्वयं रेखांकित किया था कि अगर इतनी बड़ी संख्या में विधायक शिंदे जी के साथ सूरत में है तो क्या उद्धव ठाकरे और शिवसेना के भविष्य को लेके प्रश्न लग गया है? क्या आधिकारिक शिवसेना दूसरी हो जाएगी अगर ये खेल बिगड़ता जाता है और दरअसल बगावत हो जाती है, पार्टी टूट जाती है, और अगर सच में इतनी बड़ी संख्या में विधायक शिंदे के साथ है? ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसकी तरफ सुधीर जी ने ध्यान आकर्षित किया, एंड बहुत इंटरेस्टिंग बात है। दूसरी एक बात जो आपने कही थी कि ये सिर्फ एक पॉस्चरिंग हो रही है, क्या वो लौट सकते हैं, क्या अभी भी मेल मिलाप की गुंजाइश है? तो उस पर मेरी टिप्पणी या मेरा सोच ये है कि अगर ये कोई रेगुलर पॉलिटिकल पार्टी होती ना, कांग्रेस में जैसे सचिन पायलट आए गए, मेल मिलाप हो गया, दोबारा से वो सत्ता पे काबिज होना चाहते हैं, तो कांग्रेस और इस तरह की पॉलिटिकल पार्टीज में तो ये संभव है। लेकिन शिवसेना जिस तरह की पार्टी है, अगर बंबई से आप उठ के सूरत चले गए शिवसेना के विधायक लेकर, तो क्या अब एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे वापस एक मंच पे उसी सौहार्द के साथ बैठ सकते हैं, विश्वास कर सकते हैं? मेरे ख्याल से बिल्कुल नहीं हो सकता, वो संभव नहीं है। वो तो बात खत्म हो गई। अगर एकनाथ शिंदे किसी वजह से वापस जाएंगे तो एक बड़ा खतरा मोल लेंगे, और उद्धव ठाकरे अगर उन्हें वापस अंगीकार करेंगे तो वो भी एक बड़ा खतरा मोल लेंगे। और ये दोनों अच्छी तरह समझते हैं, और ये अजीत पवार और शरद पवार वाला बात नहीं है जो देवेंद्र फडणवीस के साथ उन्होंने शपथ ली थी। वो तो उनका मिला जुला खेल था, शरद पवार उस खेल में शामिल थे, वो तो एक दूसरी पॉलिटिक्स हो रही। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि अब रेप्रोचमा तो संभव है। आपके हिसाब से एकनाथ शिंदे तो वापस नहीं जा सकते, तो अब सवाल केवल इतना रह जाता है कि वो कितने विधायकों को अपने साथ रोक सकते हैं। सवाल इस पर है केवल, अब उनके पास कितने विधायक हैं, और ये सरकार अगर गिरती है या बचती है, मतलब उद्धव ठाकरे की सिर्फ सरकार नहीं, महाविकास अघाड़ी, शिवसेना का जो मौजूदा स्वरूप है जी ठीक, उसके अस्तित्व पे संकट खड़ा हो गया है। वो क्या ठाकरे जी की पार्टी, ठाकरे जी के बच्चों की पार्टी अब रहेगी? देखते हैं सर संजीव जी आगे क्या होता है। अभी तो आज पहला दिन है, अब ये मामला कितना खिंचता है, जैसा अभी साथी बृजमोहन जी कह रहे थे कि इंतजार किस चीज का कर रहे हैं एकनाथ शिंदे, हो सकता है वो इंतजार जल्द खत्म ही कर दें और कोई घोषणा ही कर दें। बहुत शुक्रिया करेंगे कृपाशंकर सिंह जी आपका, बृजमोहन श्रीवास्तव जी का, संजीव जी आपका, सुधीर सूर्यवंशी जी हमारे साथ रहे, हमारे साथ विक्रम सिंह यादव जी रहे, और आपका भी देवेंद्र बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।